बिहार में क्या सर, नागपुर में भी बौद्ध नहीं है। नागपुर में बौद्ध कौन है? नागपुर में भी सभी हिंदू मार है, बौद्ध कौन है? आइए बौद्ध सामने मंच पर। यहाँ पे मंच पर बैठे जितने भी वक्ता होंगे वो भी हिंदू मार है। अब बौद्धों की लड़ाई कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा सर? अब इस सवाल का जवाब नहीं रहेगा। किसी ने हिस्ट्री बताई तो किसी ने अपने एक्सपीरियंस बताए। ये कल की विरासत, अब कल की विरासत आज का संघर्ष, तो जो भी आंदोलन चल रहा है उसके ऊपर हम डिस्कस करें, और कल की दिशा क्या हो। ये आंदोलन अगर बौद्धों के हाथ में आ भी गया तो इसके वारसदार कौन बनेंगे? हम ही आपस में लड़के मर जाएंगे? ये भी तो प्रश्न है। इन सारे चीज़ों के ऊपर में अगर हम बातचीत करें तो यहाँ पे 3 चीज़ें देखने को मुझे मिली जो मेरा एनालिसिस था। मैं हिस्ट्री में बातचीत नहीं करूँगा, ना ही किसी के ऊपर मैं टीका टिप्पणी करूँगा, लेकिन जब से ये आंदोलन चला उस आंदोलन के 3 पिलर के नाम सबसे पहले आते हैं। ससाई जी हैं, भंते आनंद जी है, या फिर करुणाकरण जी हो। और आज जिन लोगों ने आंदोलन चलाया उनका भी नाम आता है। और आंदोलन किसी की धरोहर नहीं रही, किसी की विरासत नहीं रही। जिसके अंदर में जिस समय ज्ञान जागा उस समय उसने उस आंदोलन को शुरुआत की है। चाहे वो अनागरी धम्मपाल हो, चाहे अलेक्जेंडर कनिंघम के माध्यम से, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से वो स्टार्ट किया, जो वॉट एवर, नो प्रॉब्लम। अब प्रश्न है कि इस आंदोलन की दिशा को और इस आंदोलन को कामयाबी की ओर कैसे लिया जाए। यहाँ पे भंते आनंद महास्तवीर जो है उन्हीं से मैं प्रेरित होकर आंदोलन में काम किया, या फिर उनके साथ में आंदोलन का एक हिस्सा बना। मगर आज के डेट में इतना ही कहूँगा कि हम अपने मतांतर, व्यक्तिगत, इन सारे चीज़ों को अलग रखकर हम सभी बुद्ध पुत्र हैं, और हम सभी बुद्ध पुत्र होने के नाते ये बुद्ध पुत्र की यानी बुद्ध की विरासत को बचाने का जिम्मा भारत के बौद्ध पुत्रों के हाथों में होना चाहिए। एक पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा कि हम किस पॉलिटिकल इशू के माध्यम से सॉल्व करते। तो अगर आज शेवाड़ जी ने बताया कि अगर ये आंदोलन को सॉल्व करना है तो सत्ता की चाबी होनी चाहिए, तो फिर मेरे ख्याल से सबसे बड़े राजनीतिक 2 ही हुए भारत के अंदर में, एक तो तथागत भगवान बुद्ध और दूसरे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। इससे बड़ा राजनीतिक तज्ञ कोई हुआ नहीं। तो भगवान बुद्ध के बाद में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इस मसले को सॉल्व कर सकते, लेकिन तब वो दीक्षित नहीं थे, या फिर वो समाज में उस बौद्ध समाज की वो संख्या उस समय नहीं थी, जिसके कारण डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 56 के बाद में उस आंदोलन के प्रति अपना जो मास्टर प्लान बनाया था, उस मास्टर प्लान के प्रति आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। किसी ने नहीं सोचा। क्या ये बात बाबा साहब को समझ में नहीं आई होंगी? मैं दीक्षा ले रहा हूँ और मेरे बौद्ध समाज कल जाएगा, माथा टेकने जाना है, उसको पूजा अर्चना करना है, जो भी उसके समझ में उस समय आएगा वो जाएगा कहाँ बेचारा? तो क्या बाबा साहब को समझ में नहीं आ रहा था? बाबा साहब को समझ में आ रहा था, लेकिन समय का जो तकाजा था, उस समय के तकाजे में जो हम आज कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 1949 के पहले के जितने भी कानून हैं, या फिर 1935 आर्टिकल के हिसाब से उस समय के जो कानून हैं, वो सारे के सारे चेंज होकर 1950 के हिसाब से चले। बिल्कुल सही बात है, मगर ये कानून नहीं बदला तो ये क्या डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इतने विश्व के विज्ञान महापंडित, उनको ये समझ में नहीं आ रहा था क्या? उनको ये समझ में आ रहा था, मगर बात थी कि लड़ाई किसके लिए लड़ाई चाहिए? लड़ाई लड़नी थी बौद्धों के लिए, और तब बौद्ध अवलंबी भारत में नहीं थे। आज बौद्ध है, फिर यहाँ पे बात उठी है कि बिहार में बौद्ध नहीं है। बिहार में क्या सर, नागपुर में भी बौद्ध नहीं है। नागपुर में बौद्ध कौन है? नागपुर में भी सभी हिंदू मार है, बौद्ध कौन है? आइए बौद्ध सामने मंच पर।
यहाँ पे मंच पर बैठे जितने भी वक्ता होंगे वो भी हिंदू मार रहे हैं। अब बौद्धों की लड़ाई कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा सर? अब इस सवाल का जवाब नहीं रहेगा। बात यह है कि प्रश्न ये है कि अब ये आंदोलन चला, इस आंदोलन को हम सब अपने अंदर के मन मुटाव को साइड में रखकर सही मायने में बौद्ध बनकर अगर हम इस आंदोलन को कामयाब करें तो अच्छी तरह से इसके ऊपर में एक प्लान बनाया जाए कि कल, आज और परसों इसकी दिशा क्या रहने वाली है। और इसकी दिशा के लिए सबसे पहले आपको अपने स्वार्थ को कहीं त्यागना पड़ेगा। अगर इन प्लान के अंदर में आज भी स्वार्थ रहा तो फिर ब्राह्मणवाद वहां पे नहीं बैठा है सर। ब्राह्मणवाद आंदोलन करने वाले उनके विचारों में बैठा है और ये कभी फिनिश नहीं होगा, कभी नहीं। ये वास्तविकता है। तो ब्राह्मण तो अपने घर में बैठा है, हमको लड़ना है ब्राह्मणवाद से, ब्राह्मणी विचारों से। फिर ब्राह्मणी विचारों से लड़ना है तो फिर कैसे लड़े? ब्राह्मण ने हाथ में छुरी नहीं ली। महात्मा गांधी की हत्या के बाद में ब्राह्मण ने अपने हाथ में पिस्तौल लेना छोड़ दिया। उसने दूसरों के कंधे पे पिस्तौल रख के ब्राह्मणवाद को कामयाब बनाया। फिर बहुजनवाद आया कांशीराम जी के माध्यम से। अब ये बहुजनवाद भी इस तरह से फैला कि वाकई में बहुजन है। अब बहुजन इकट्ठा नहीं है, यहाँ पे बैठे ये भी बहुजन है, सुनने वाले बैठे वो भी बहुजन है। अब ये बहुजन जिस दिन इकट्ठा हो जाएंगे उस दिन बहुजनवाद कामयाब हो जाएगा। और जिस दिन बहुजनवाद कामयाब होगा उस दिन हमारे साथ अम्बेडकरवाद कामयाबी भी होगा और साथ में अम्बेडकरवाद के साथ में आप सारी सत्ता की कुंजी भी ले पाओगे। मगर उसके साथ में प्लान तो मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि एक तो काफ़ी समय मेरा लंदन में गया, फिर यहाँ पे आया और मुझे तब से देख रहे हैं कि भंती जी कब आएंगे मुझसे बातचीत करने। उनके इशारे समझ में आ रहे हैं, लेकिन क्या करूँ, मंच पर बैठा था, माफ़ कर देना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कहने का मतलब है कि आंदोलन को अब एक दिशा देना जरूरी है। सभी पार्टियाँ आंदोलन में शामिल हो, सभी भिक्षु आंदोलन में शामिल हो, मगर मैं अपने सभी श्रेष्ठ वरिष्ठ भिक्षु को यही अपील करूंगा कि हम भी अपने अहंकार को त्याग दें और इस तरह से जो आंदोलन में बैठे उन्हें भी कहूँगा कि आज अगर आप आंदोलन का झंडा लेके चल रहे हो मगर इसके लिए किसी भिक्षु ने अपना बलिदान तो दिया होगा, थोड़ा एक तरफ उसके भी देख ले और उसको साथ में लेके चल, तो शायद आंदोलन और ज़्यादा कामयाब होगा। और इस आंदोलन को महाराष्ट्र नहीं तो पूरे भारत और विश्व से सपोर्ट मिलेगा। रही बात मेरी, तो जहाँ तक मैंने हूँ तो भंती जी से पहले ही कहा था कि इस आंदोलन को चाइनीज़, जापानीज, श्रीलंकन, थाई लैंग्वेज में प्रिंटेड करने से लेके वॉइस ओवर देने की जवाबदारी मेरी, और इस आंदोलन को जितना हो सके उतना इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाने की जवाबदारी मैं लेता हूँ। और इसी के साथ में अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, साधु साधु।